सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, इस पे 3 प्रॉब्लम लिया है, इसके थ्रू हम केपलर्स लॉ को भी समझ लेंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है, 2 प्लेनेट है ए एंड बी, और ये एज्यूम किया है कि m1 एंड m2 मास के हैं, जो कि सन के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में, जिनका कि रेडियस r1 एंड r2 है रेस्पेक्टिवली, उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड। अब बोलता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज एल एंड ऑफ बी इज 3l, मतलब ए जो है, जो m1 मास का है और रेडियस r1 पे रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम l है और b का 3l है। तो बोलता है कि टाइम पीरियड TA/TB, मतलब उनका रेशियो निकालो। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है सन से किसी प्लैनेट का x1 है और मैक्सिमम डिस्टेंस x2 है, कोई एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सन के राउंड। तो ऐसा कुछ कंडीशन है, अगर v मिनिमम v0 है तो v मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अगर एंगुलर मोमेंटम एक प्लैनेट का जिसका मास m है सन के राउंड मूव कर रहा है और वो l है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियल वेलोसिटी फाइंड करो। ये भी ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले समझना चाहिए केपलर्स लॉ है क्या। तो 3 नियम है। पहला नियम क्या है केपलर का? पहला नियम है कि ये होगी हमारी एलिप्टिकल पाथ, और इसके मेजर एक्सिस को पकड़िए और एक माइनर एक्सिस को पकड़िए, और यहाँ बिठा दीजिए सन साहब को, और यहाँ बिठा दीजिए प्लैनेट साहब को। ये कैपिटल M मास के हैं, ये स्मॉल m मास के हैं। तो पहला नियम कहता है कि कोई भी प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा सन के अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे सन जो होगा सो किसी एक फोकस पे होगा। तो एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पे सन है और दूसरे फोकस पे कुछ नहीं है। पहला फोकस पे सन है और m मास का ये प्लैनेट जो है सो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, अर्थ के बारे में अगर बात करें तो, और एलिप्स के बारे में बात करें तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो होती है सो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अगर यही ई 0 के अप्रोक्स पहुंचने लगे, क्लोज होने लगे और एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो एग्जैक्ट 0 पे ये बन जाता है सर्कल। दोनों फोकस एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं सेंटर के साथ, तो ऐसा बन जाता है सर्कल। अर्थ की जो एसेंट्रिसिटी है वो है 0.017, तो बहुत छोटी है, यानी कि ये एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है ऑलमोस्ट हम इसको सर्कुलर भी मान सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये एम्पेरिकल है, केपलर्स लॉ जो है सो एम्पेरिकल लॉ है। इसका सेकेंड लॉ, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट लॉ में यही था बस। ठीक है, सेकेंड लॉ कहता है कि dA/dt शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या, इसका कहने का क्या मीनिंग है कि यहाँ जो किसी टाइम dt में जितना एरिया स्वीप करेगा, या टाइम t में जो एरिया स्वीप करेगा, ये जो एरिया स्वीप कर रहा है और इधर जो एरिया स्वीप करना है, ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि dA/dt शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे खुद सोचो, अगर एरिया सेम होना है तो इस रीजन में, अभी दिखाते हैं कैसे, इस रीजन में जहाँ दूर है सन से, मतलब प्लैनेट जब दूर है सन से, तो यहाँ पे स्लोली मूव करेगा, और यहाँ पे इसको सेम एरिया स्वीप करना है, तो यहाँ पे जब नज़दीक होगा तो फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा जो है वो कहता है कि t², मतलब टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा r³ के प्रोपोर्शन में। अब यही 3 का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं 3 का यूज करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक एक करके प्रॉब्लम उठाते हैं। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को उठाता हूँ। इन दोनों को उठाने के लिए पहले मैं एक बढ़िया चीज़ सॉल्व करता हूँ, लास्ट वाले पहले दोनों उठाता हूँ मैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो
बाई डी टी कॉन्स्टेंट, इसका यूज करते हैं, डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो यहाँ से मान लो सन है, यहाँ से ये रही प्लेनेट, ये एरिया स्वीप कर रही है। अब मान लीजिए ये एरिया डी ए है, डी टी इस टाइम में स्वीप किया है, ये थीटा डिस्टेंस, ये इसको माना मैंने डी थीटा एंगल बना रहा है, ये जो आर्क है ये डी थीटा एंगल बना रहा है, और ये दूरी जो है ये कुछ आर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आर्क की जो लेंथ होगी ये होगी आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा होगी। अच्छा, सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, तो इस आर्क को हम अभी एक अगर ट्रायंगल भी इसको फॉर्म कर लें तो अप्रोक्सीमेशन से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो मेरा डी ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हाफ इंटू आर डी थीटा। ये वाला लेंथ को ऑलमोस्ट आर की जगह हम एक स्ट्रेट लाइन मान लिए, यानी कि हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अच्छा डी ए बाई डी टी कर ले तो हो गया हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, तो ओमेगा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जरा देखा जाए। इस पोजीशन पे अगर इसके पास मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, तो ये टेंजेंट पे कुछ इस तरह से, और एक जो है कंपोनेंट इसका रेडियली होगा इनवर्ड, और एक इस रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम ले सकते हैं पी परपेंडिकुलर और इसको ले सकते हैं पी पैरेलल। ठीक है, तो आर क्रॉस पी, तो आर क्रॉस पी से सीधी सीधी बात है कि पैरेलल कंपोनेंट के साथ अगर हम आर इंटू पी करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अच्छा, हमको मिलेगा फिर आर इंटू पी परपेंडिकुलर के साथ, आर पी परपेंडिकुलर के साथ, यानी कि आर इंटू एम इंटू वी परपेंडिकुलर। और वी परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हो गया, आर इंटू ओमेगा। ठीक है, यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हमारी हो गई एंगुलर मोमेंटम। तो भाई डी ए अपॉन डी टी ये क्या हो गई, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, इस आर स्क्वायर ओमेगा को हम लिख सकते हैं एल अपॉन एम, आर स्क्वायर ओमेगा को हम लिख सकते हैं एल अपॉन एम, ये एंगुलर मोमेंटम है एल। ठीक है, यानी कि हो गया मेरा एल अपॉन 2m। तो डी ए बाई डी टी मेरा हो गया एल अपॉन 2m। ये डी ए बाई डी टी का क्या मीनिंग हो गया, ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, ये ना एरियल वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम एल, यानी कि हमारा क्या रिलेशन बैठता है यहाँ पे रिलेशन बैठता है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। ये जो सेकेंड लॉ था डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट जो हमने लिया था, और ये आया एल अपॉन 2m। ठीक है, अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट समझो, केपलर्स लॉ एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल लॉ और केपलर्स लॉ कहता है कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब ये एरिया जो स्वीप कर रहा है ये हमेशा डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट दे रहा है, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप हो रही है। इसका मतलब कि अगर डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है तो हमारा एल बाई 2m भी कॉन्स्टेंट होगा, एल अपॉन 2m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हमारा एल जो है वो एक कांस्टेंट है, 2m तो कांस्टेंट ही। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बता रहा है, यानी कि सेकेंड लॉ से हम सेकेंड लॉ को नॉट ओनली कह सकते हैं कि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। ठीक है, इसका यूज करेंगे नीचे वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो मैंने कहा था कि यहाँ पे दूर जब होगा तो ये स्लो चलेगा और नज़दीक आएगा तो फास्ट चलेगा, इस चीज़ को ज़रा समझें। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, और चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। मान लीजिए जब r1 डिस्टेंस पे है तो l मेरी है
m इंटू V1 इंटू R1, ठीक है। और जब ये नज़दीक वाले डिस्टेंस पे R2 डिस्टेंस पे है तो भी मेरी एंगुलर मोमेंटम होने वाली है कंजर्व, यानी कि V1 R1 शुड बी इक्वल टू V2 R2, ठीक है। यानी कि V1 अपॉन V2 शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर दूर है तो वेलोसिटी कम, नज़दीक है वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है। अब इसका यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाएंगे। अपने को दे रखा है V मीन इंटू, यहाँ पे सीधे समझो, जहाँ पे मिनिमम होगी डिस्टेंस वहाँ पे V होगी मैक्सिमम, यानी कि V मैक्स इंटू एक्स मीन शुड बी इक्वल टू V मीन इंटू एक्स मैक्स, ठीक है। तो अपने को क्या क्या दे रखा है, V मीन दे रखा है, वेरी गुड, V मीन V0 हो गया। एक्स मीन दे रखा है x1, एक्स मीन इधर x1, ये मैक्स है, ठीक है। V मैक्स निकालना है यानी कि V2 निकालना है, और यहाँ पे x मैक्स दे रखा है x2, यानी कि V2 क्या हो गया मेरा V0 इंटू x2 अपॉन x1। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं लास्ट मतलब पहले वाले प्रॉब्लम पे। पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू टाइम स्क्वायर शुड बी R³ के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो प्लैनेट दे रखा है A एंड B जिनका मास m1 एंड m2 है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं R1 R2 के रेडियस में, ठीक है। एक का एंगुलर मोमेंटम L है, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम 3L है। तो पहले वाले का L जिसका है उसका क्या होगा m इंटू मान लो V1 इंटू m1 है ना, m1 V1 R1, ठीक है। और दूसरे का होगा हमारा 3L इज इक्वल टू 3L है इसका m2 V2 R2, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इसका मतलब m v स्क्वायर बाई R शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यानी कि V स्क्वायर जो है सो होना चाहिए मेरा GM बाई R के, यानी कि मेरा V जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/√R के, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो V को हटा सकता हूं मैं और L बना सकता हूं, m1 इंटू V1 की जगह डाल देते हैं, ठीक है। मतलब कोई कांस्टेंट के साथ GM के साथ जो भी है हम डाल देते हैं GM अपॉन √R, है ना, √R √GM अपॉन √R, V की जगह डाल दिया, और R1 मतलब R1, ठीक है। और मेरे को 3L दे रखा है, यानी कि मेरे को दे रखा है 3L बराबर दे रखा है m2 इंटू √GM अपॉन √R2 इंटू R2, ठीक है। अच्छा, दोनों को अब इक्वेट कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इज इक्वल टू, इसको पहले और थोड़ा छोटा कर लिया जाए, m1 इंटू √GM और R1, और यहाँ हो गया मेरा m2 इंटू √GM इंटू R2, ठीक है। तो 1/3 बराबर जो हो गया वो हो गया मेरा m1 अपॉन m2 इंटू √R1 अपॉन R2, ठीक है। यानी कि R1 अपॉन R2 अगर किया जाए तो होगा हमारा 1/3 m2 अपॉन m1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं अपने TA अपॉन TB के स्क्वायर पे होना चाहिए R1 अपॉन R2 का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/9 m2 अपॉन m1 पे पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे चले, अच्छा TA बाई
टी बी हो गया हमारा R1/R2 पे पावर 3/2, ठीक है। तो 1/3 यानी कि 1/9 कर चुके हैं इसको, इनटू या 1/3² रखते हैं, M2/M1 का स्क्वायर और पूरे पे 3/2, 2 से गया 2, यहाँ भी गया 2, यानी कि TA/TB इज इक्वल टू हो गया 1/3 M2/M1 पे पावर पूरे पे 3, यानी कि ये कितना हो गया, पूरा आ गया हमारा कितना टाइम पीरियड जो आ गया TA/TB हमको जो चाहिए था। इसे मिटा देते हैं, ऊपर से मिटाते चलते हैं। TA/TB ये मेरा आ गया कितना, नीचे से 1/27 बाहर में और M2/M1 पे पावर 3। दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से हमने केपलर्स लॉ का यूज करते हुए तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्लियर, डन।